साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस का एक शानदार नया छोटा क्यूट सा टॉपिक, प्रकरण एसलीब एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्रूयैक्स। तो हम लोग आज इसको देखते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये भी काफ़ी छोटा। अब मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस में जो टॉपिक है ना, कुछ कुछ काफ़ी छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इसमें से ही कुछ कुछ कंटेंट पूछ दिए जाते हैं जिसका आंसर हम लोग के पास नहीं होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को इस टॉपिक को पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा और आप ठीक से इसको समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। समझना है, याद भी करना है, ये ध्यान रखना है। इसलिए सूचना प्रबंधन संघ, विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र, एसलीब जो है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, ये विशेष पुस्तकालयों का एक संघ है और सूचना केंद्रों का एक ब्रिटिश संघ इसे कहा जाता था। ये ब्रिटिश संघ था। इसकी स्थापना 1924 में इंग्लैंड में एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस के रूप में हुई 1924 में। संगठन ने 2010 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करना बंद कर दिया जब यह एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का एक प्रथम डिवीजन बन गया, भाग बन गया। जब एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का ये एक भाग, एक डिवीजन बन गया, प्रभाग बन गया, तो ये एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये एमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग के लिए काम करने लगा। 2015 से एसलीब केवल एमराल्ड की व्यवसायिक विकास शाखा के रूप में अस्तित्व में है। 2015 से ये क्या है, एमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग के साथ व्यवसायिक शाखा के रूप में ये काम कर रहा है। एसलीब की स्थापना सितंबर 1924, जैसे 1924 है तो ठीक से याद करें, सितंबर 1924 में हेडसडन हर्टफोर्डशायर में एक सम्मेलन के दौरान हुआ था। लगभग आप देखेंगे ना कि जितने भी संघ बनाए जाते हैं वो सम्मेलन से ही निकल करके आते हैं, क्योंकि सम्मेलन क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, मीटिंग, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो संख्या जिनकी ज्यादा होती है और बहुत सारे लोग एक पैसे के आते हैं, तो लगता है कि चलिए एक संघ बना लिया जाए। तो ऐसे ही संघ का निर्माण होता है। लगभग संघों का निर्माण ऐसे ही हुआ है। तो एसलीब का भी निर्माण सितंबर 1924 को इसी तरह होता है। एसलीब का तीसरा सम्मेलन, थर्ड कॉन्फ्रेंस 24 से 27 सितंबर 2026 को बेलियोल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में आयोजित किया गया था। 24 से 27 सितंबर तक हमारा भी सेमिनार चलता है, कॉन्फ्रेंस चलता है, तो 2-3 दिन का चलता ही है। ये चला 4 दिन का, 24 से 27, 1926 को ये चला। अब ये चला बेलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। बेलियोल कॉलेज के मास्टर सैंडी लिंडसे ने कॉलेज में 150 प्रतिनिधियों का वेलकम किया। हैरी लेवी लॉसन प्रथम विस्काउंट बर्नहैम, जिन्होंने बेलियोल कॉलेज में अध्ययन किया था लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के संदर्भ में, इन्होंने टिप्पणी की कि जैसा कि विज्ञान और शिक्षा कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं जानते हैं, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय मूल शोध और व्यवहारिक खोज में सभी प्रगति का रहस्य आवश्यक है। ज्ञान का अंतरराष्ट्रीयकरण उत्कृष्टता में अंतरराष्ट्रीयता थी और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में गर्मजोशी से बात की, जिससे अपने मूल निकाय राष्ट्र संघ के देशों के बीच अधिक बौद्धिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी गतिविधियों को विस्तार दिया गया। द्वितीय विश्व के दौरान भी इसका दस्तावेजीकरण किया गया था, जिसमें द्वितीय विश्व में जान रहे थे कि 2 ध्रुव थे, बटे हुए थे, युद्ध 2 तरफ से चल रहा था। तो उसमें क्या किया गया कि उन्होंने देखा कि सेना जो है वो साइकोलॉजिकल तरफ से, मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो रही है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन केवल युद्ध पे है। तो ऐसा हो कि सेना जब रेस्ट में आए, जब खाली हो, युद्ध विराम हो या रुके,
या युद्ध अभी नहीं चल रहा हो तो सेल्फ स्टडी करें। इसके लिए भी दस्तावेजी के पत्र पत्रिकाएं निकाली गई। अन्य दस्तावेज प्राप्त करने में भी विशेष भूमिका निभाई थी। एस्लिप ने युद्ध के दौरान दुनिया भर के कई देशों ने अकादमिक और वैज्ञानिक जानकारी के दस्तावेजीकरण तक पहुंच उन्होंने खो दी थी, लेकिन यूके के पुस्तकालय अक्सर तथा यूरोपीय देश के मध्य से उन दस्तावेजों को प्राप्त करने में सक्षम थे जो पहले बर्बाद हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। माइक्रोफिल्मिंग विशेषज्ञ यूजिन पावर और रॉक फेलर फाउंडेशन जैसे कुछ सोसाइटीज ने फाउंडेशन से फंडिंग के साथ एस्लिप ने एक बड़ी माइक्रोफिल्मिंग सेवा स्थापित की जो उन देशों को महत्वपूर्ण प्रकाशनों की आपूर्ति करने में सक्षम थी जिनके पास इन तक कोई अन्य पहुंच नहीं थी। तो जो इनके पास तक अन्य पहुंच नहीं थी उसे रोकने के लिए और उनको उन प्रकाशनों की आपूर्ति सक्षम स्थानों तक करने के लिए एस्लिप ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बस कुछ प्रकाशन देख लेते हैं इनका। इन्होंने जो प्रकाशन किया उसमें थी एस्लिप कार्रवाई, जिसमें नई सूचना परिप्रेक्ष्य में प्रकाशन किया गया। दस्तावेजीकरण जर्नल, युद्ध में या इधर जो जर्नल था उसका दस्तावेजीकरण ठीक से डॉक्यूमेंटेशन किया गया। लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज, ऑनलाइन और सीडी नोट्स को शामिल किया गया। प्रदर्शन मापन और मैट्रिक्स पे काम किया गया। कार्यक्रम किए गए जो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पे थे। रिकॉर्ड प्रबंधन जर्नल पे काम किया गया, ये प्रकाशन किए गए। संदर्भ समीक्षा सॉरी, इसलिए पुस्तकालय गाइड को पुस्तक कैसे लिखे जाएंगे इसके लिए गाइड प्रदान किया गया। बोला कि संदर्भ की समीक्षा कैसे की जाएगी, इस पे किताबें लिखी गई, प्रकाशन किए गए। यूनाइटेड किंगडम में सूचना स्रोतों की एस्लिप निर्देशिका पहली बार 1928 में प्रकाशित की गई। 1973 से एस्लिप के ऑडियो विजुअल समूह ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के ऑडियो विजुअल समूह के साथ मिलकर प्रकाशित किया। आपको पता है ऑडियो विजुअल क्या है? ऑडियो विजुअल समझ पाएंगे तो ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी को भी आप समझ पाएंगे। आज आप डिजिटल लाइब्रेरी के संदर्भ में जो सुन रहे हैं, इससे पहले ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी भी थी। ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी जो आप वहां जाते हैं और उसके बारे में ऑडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और कुछ वाद्य यंत्रों के माध्यम से जो सुन करके, उन रिकॉर्डिंग को सुन करके यदि आप कुछ सीख पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं, तो उसको आप ऑडियो बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑडियो। इसके बाद जो विजुअल जिसे देख सकते हैं, मैप, चार्ट और मूक मूवी, ऐसी चीजें जो आवाज नहीं करती, केवल देख करके सीखा जा सकता है, इसको विजुअल के रूप में देखा गया, रखा गया। ऑडियो विजुअल हो जिसमें आप सुन भी सकते हैं और विजुअल जिसको आप देख भी सकते हैं, जिसमें दोनों काम एक साथ किया जा सकता है। जैसे सिनेमा, छोटी फिल्में, तो उसको आप देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे। और ऐसे ही लाइब्रेरी तैयार की गई जिसमें आप लाइब्रेरी में जाकर के आप चाहे तो देख सुन दोनों सकते हैं, देख भी सकते हैं, केवल सुन भी सकते हैं। ऐसे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका एस्लिप। फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के साथ। धन्यवाद।